अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बाटापुर से 8 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश खेतों से बरामद हुई। 3 से 4 माह तक पुलिस बच्चे के कातलों का सुराग लगाने में नाकाम रही। अब CIA गाजियाबाद की जानिब से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान का बच्चे से क्या ताल्लुक है, मुल्ज़िमान ने बच्चे को क्यों कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश में क्या इंकशाफात हो रहे हैं और बच्चे के वुरसा इंसाफ के लिए क्या अपील करते हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। इंतहाई सफाक मुल्जिम है और उसने इंतहाई सफाकी से 8 साल के बच्चे को, फूल जैसा बच्चा था, जिसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को इंतहाई दूर के इलाके में फेंका और बाद में उसी बच्चे की लाश को चंद घंटों के बाद उठा के चारे की फसल जो लगी होती है उसमें फेंक दिया। मकतूल बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवालात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुल्जिम कैसा इंसान है, कितने अरसे से इसको जानते हैं। आपका मोहतरम नाम क्या है? मोहम्मद हारून। हारून साहब, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मुझे सारी उम्र 20 साल हो गए यहाँ पर सारे बच्चे बाप यहाँ ही रहता हूँ मैं। ये मेरा किराएदार था और अच्छे ताल्लुक थे मेरे, इसके साथ काम कोम करता था, रात को भी जाता था। वैसे ऐसी इसमें कोई बात नहीं देखी मैंने। 20 साल पहले? जी। कितने बच्चे हैं आपके? आप मेरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटे थे, 1 बेटा कत्ल हो गया। बीवी के साथ आपके कैसे ताल्लुकात? बिल्कुल अच्छे हैं, कोई ऐसा लगाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं भट्टे पर काम करता था इसके साथ ही। अब क्या करते हैं? मैं अब बीमार हूँ, मैदा खराब हो गया था, साल हो गया। अब इसकी वजह से ना वो जो बच्चे का ये रेहान मेरा बेटा कत्ल हुआ है। 2 बजे हमने देखा था वहाँ गांव में, इसकी अम्मी के साथ जा रही थी, खाला के घर गए हैं ये, वहाँ से वापसी मुलाकात हुई है बच्चे के साथ। 2 बजे उसने बुलाया उसको, घर पर आ जा बेटा, वो वापसी नहीं आया घर पर। ये हमें हमारे साथ नासाफी हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए इसका। ये बता रहा मैंने 2 बजे शाम को 5 बजे उसको कत्ल करा है। ये मेरी बीवी के साथ ये गलत फिल काम बता रहा है, ये बदनामी कर रहा है अपना कत्ल छुपाने के लिए। मुझे इस बात का नहीं, ये पक्का कातिल है कि नहीं है, मुझे इस बात की वो इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी बीवी को मुसल्लफ कर रहा है कातिल बनाने के लिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, आपका घर और मुल्जिम के घर में कितना फर्क है? सिर्फ 4 इंच का पर्दा है साथ में। 4 इंच का एक ही घर है वो। मेरा घर में कौन कौन होता है? मेरे घर में मेरी यहाँ बेटियां ने, खाला थी उस टाइम 4 बजे। जिस दिन ये बेटा आपका कत्ल हुआ उस दिन घर में आपकी बेटियां और खाला वगैरह मौजूद थी? सारी खाला भी थी, मैं भी घर पर मौजूद था। उनसे आपने पूछा कि उस टाइम रेहान आपका बेटा कहाँ पे था, कहाँ पे फिर रहा था? जी, वो घर पर ही नहीं आया, ये झूठ बोल रहा है। ये कितने बजे भट्टे पे जाता है और कब वापस आता है? ये शाम को मेरे साथ ही, मैं तो बीमार हो गया, भट्टे पे नहीं जाता था। सुबह जाता है 6 बजे, शाम को आ जाता है, बाय टाइम लेट भी आता था। अंदाजन कितने बजे शाम को वापस आता है? 8 बजे घर पर आ जाता था। तो ये कह रहा है कि मैंने 4 बजे कत्ल किया है, तो उस दिन भट्टे से ये जल्दी आ गया, क्या हुआ? जी, ये शाम को ही आया, ये झूठ बोल रहा है। ये भट्टे पर से नहीं था आया। हम शाम सुबह से लेकर जब बच्चा खून हुआ है, लगा हुआ था, हमने जब वो 2 बजे इसको वालदा देख कर आई थी, जब से बाद किसी ने बच्चे को गांव में नहीं देखा। हमने 3 महीने हो गए इसको, बच्चे को तलाश करते हुए। जैसे हमने इंक्वायरी करी थी, सर आए, सब ने एजेंसियों ने अच्छा ताउन करा मेरे साथ, किसी को नहीं सबूत मिला। ये 2 बजे के बाद बच्चा घर पर आया, ये बोल रहा अपने कत्ल छुपाने के लिए। मुल्जिम से कभी आपकी कोई लड़ाई वगैरह हुई? मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई इससे। इसकी उधर इलाके में कैसी है, लोग इसके बारे में कैसा सोचते हैं? वो कोई नहीं, हम हमारे बागे में रहा 3 साल, मेरे मकान में रहता था ये। मेरी वालदा कराची चली गई थी, उनके मकान में रहते 3 साल हो गए इनको। कोई ऐसी बात नहीं देखी, कोई लड़ाई नहीं देखी, कोई झगड़ा नहीं मेरे साथ। क्यों आपके बेटे को कत्ल किया, क्या वजह? ये कुछ नहीं बता। आप जैसे ये आप पकड़ा हुआ है इसको, इसके बेटे को पकड़ा था कि जब उन्होंने बयान दिया फिर इसको छोड़ दिया, ये गया मैं, फिर इसको पकड़ा हुआ है ना, मैंने ये पकड़ा है। ये खुद अब बयान दे रहा है, ये बच्चे को मैंने मारा है, ऐसे ऐसे मेरी बीवी के साथ, तेरी बीवी के साथ। आपकी बीवी को क्यों ये बीच में फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये अपने कत्ल को छुपाने के लिए कर रहा है। ये इस बात का, ये मेरी बीवी ऐसी नहीं है,
मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये जैसे बोला है ऐसे ऐसे ये गलत बात है, ये बदनाम करने के लिए, कत्ल छुपाने के लिए कर रहा है, इसको बदनाम कर रहा है। ये मेरा कत्ल कुछ हो जा मेरे साथ तावन करेगा, हारून डर जाएगा, ये से भी है। जो इस बात में मेरी बीवी मुसल्लफ है, इस जो मेरे बेटे का कातिल है वो तो उसको सजा। आपको लगता है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे को कत्ल किया जा रहा हो तो वो होने देगी? और खून जाएगी, वो बैठी रहेगी, घबराएगी या रोला पाएगी। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो कैसी माँ हो, वो इससे नहीं, ये इसको बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ केस हल में कोई इसकी इंक्वायरी नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं बता रहे मुझे ये क्या हो रहा है। आपके बेटे को अगस्त में कत्ल किया, मुलजिम पकड़ा गया दिसंबर में, तकरीबन 3.5-4 महीने मुलजिम वहाँ पे फिरता रहा। हाँ। आपकी बीवी ने, मुलजिम ने कभी कोई बात नहीं की? कोई बात मेरे से किसी ने नहीं की, नहीं बीवी ने भी शायद नहीं की। ये काम मुझसे हो गया, ये 100 गलती होती है आपस में। हाँ, बीवी शोर में बात होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरी। वो खुद कहती मेरा पुरानी भाई है ये मेरा, आज तक में। अच्छा, वो इसको भाई कहती है? भाई कहती है, वो मेरा सगा भाई है। आज तक उसने भी कभी ऊंची आवाज में या आंखें उठा के नहीं देखी मेरे में। ये सब जास्ती है, सब ये बदनाम। क्या फील करेंगे कि आपको पहले बेटा उसने कत्ल कर दिया दरिंदे ने, अब वो आपकी बीवी को बदनाम कर रहा है, आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्या फील करेंगे? मैं तो कहूँगा सर ये इंसाफ चाहिए मुझे, इसकी अच्छी इंक्वायरी हो, पूरे सबूत मिले मुझे, पूरी रिपोर्ट मिले। मेरे बच्चे की रिपोर्ट भी नहीं मिली, ना मुझे बताया जा रहा है, ना कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या बन रहा है मेरे साथ। ये मेरी बीवी को बदनाम कर रहा है, ये कत्ल करवाने को ले लिए। घर में एक मैंने बच्चा खो दिया अपना, एक मेरा घर बर्बाद हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी यही एक गुजारिश है, मेरी अच्छी अपील हो, इनका जो केस है सही हैंडल किया जाए, इसको पूरा रिपोर्ट के मुताबिक। आपको उम्मीद थी कि मुलजिम पकड़ा जाएगा, क्योंकि मुलजिम 3-4 महीने तक आपके गांव में फिरता रहा, किसी को शक नहीं हुआ? जी, किसी थी को कि कातिल पकड़े जाएंगे? मुझे तो 100% उम्मीद है। जब एक लगी हुई है, सारा अच्छा तामन किया है सैया वालों ने, पुलिस वालों ने, सब। पुलिस वाले जो हैं वो तो अगर कत्ल थोड़ा दिन गुजर जाए तो कत्ल को पकड़ने, कातिल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों से राब्ते में रहे पुलिस वाले? जी, मेरे साथ राब्ते में रहे। वो ऐसे है जैसे अब ये मिल गया है कातिल, अब ये बदनाम छुपाने के लिए मेरी बीवी को बदनाम कर रहा है। ये चीज़ नहीं है, इसकी यही अपील की जा रही है, मेरी गुजारिश है इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, पूरे सबूत मिले जाएं। जो एक माँ बच्चे को अपने को कत्ल करवा सकती है, उसकी कोई दुनिया में माफ़ी नहीं है। बहरहाल ये इंसाफ है, मेरे साथ कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मुझे ना रिपोर्टों के बारे में बता रहे यार, तो जो इस्लामाबाद जाती हैं उनमें सब कुछ आ जाएगा, ना वो इस्लामाबाद की रिपोर्ट आई है। अच्छा। ना कुछ आया, ना बताया जा रहा है। चले, बहुत मेहरबानी। आपने हारून की गुफ्तगू सुनी। पहले उसने अपना बेटा खो दिया और अब मुलजिम जो है इसकी अहलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसकी अहलिया के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जबकि हारून का मानना ये है कि उसकी अहलिया बरमला इस चीज़ का इजहार करती है कि वो मुलजिम को अपने सगे भाइयों की तरह देखती थी और मुलजिम भी उसको आंख उठाकर नहीं देखता था और इनके दरमियान बहन भाइयों वाला ताल्लुक था। लेकिन मुलजिम पुलिस की कस्टडी में इस चीज़ को बार बार एम्फसाइज कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर कि उनके दरमियान ताल्लुकात थे। हारून का सिर्फ मुतालबा यही है कि पहले उसने अपना बेटा खो दिया और अब मुलजिम उसकी बेगम को बदनाम करके उसके घर को बर्बाद कर रहा है, इस चीज़ को प्रूव किया जाए। हारून यानी मकतूल के वालिद भी यही अपील करते हैं कि तमाम रिपोर्टों को मद्देनज़र रखा जाए और अगर इनकी बीवी इसमें मुलविस है तो उसको सज़ा दी जाए। लेकिन उनका एक सवाल ये भी है कि कैसे मुमकिन है कि एक माँ के सामने उसके बेटे को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया हो और वो उसने रोका ना और 3-4 माह तक वाक़े को दबाए रखे। मैं काम से आया हूँ, मैं लेटा हुआ था, अंदर सो गया था, तो उसने आके वालदा ने उसके ने मुझे उठाया। तो हम जो है ना गप्पे गुप्पे लगाते रहे। फिर हम दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जाकर हम अपने मशगूल हो गए। अच्छा। अपने मशगूल हो गए तो बच्चा जो पता नहीं किधर से वो आ गया बच्चा। पहले घर पे तुम्हारे घर में कोई नहीं था? नहीं जी, मेरे घर में कोई नहीं था। दरवाजे तुम्हारे घर के खुले रहते हैं या दरवाजे हैं ही नहीं? जी, दरवाजे हैं सर। अच्छा, तो खुले रहते हैं? मेरा दरवाज़ा बंद था, मैंने कुंडी लगाई हुई। तो फिर बच्चा कैसे अंदर आ गया? सर वो दीवार में ना ईंटें जुड़ी हुई कच्ची। अच्छा। तो ईंटें हटी हुई थी, जब उसकी वालदा आई तो ईंटें हटी हुई थी, तो उसी से सर वो बच्चा अंदर आया। अंदर आके सर वो हमारे ऊपर, बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गया। तो जब हमारे ऊपर ही आ गया, उसकी वालदा ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसको रोका है, बेटा रुको रुको रुको, कुछ नहीं हुआ। तो वो भागा है कि भाई मैं नहीं, अब्बू को बुला कर लेके आता हूँ, अब्बू को बुला कर लेके आता हूँ।
तो सर वो हाथ छुड़ा के वो भागा है बाहर। हाँ। तो मैं भी उसके पीछे भागा हूँ। अच्छा। तो मैं जब भागा हूँ सर, वो मुझसे आगे था थोड़ा सा। हाँ। तो मैं भागा हूँ तो सर वो ना बेड़े में रोड़ा पड़ा हुआ था एक। अच्छा। तो रोड़ा मैंने पकड़ा, मैंने उसके लातों की तरफ चलाया है वो कि भी इसके लातों में लगेगा तो ये गिरेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसको पैसे पूसे देंगे तो इसको रोक लेंगे। तो सर वो नहीं, वो गिरा है, वो गिर के फिर उठ के भागा है। अच्छा। तो मैंने उसको फिर भागते हुए फिर पकड़ा तो मुझे ठिड्डा लगा, मैं गिरने लगा हूँ। तो मैंने उसको ना, मेरे उस हाथ में उसके पाँव आए हैं तो मैंने पाँव से पकड़ा, तो मैंने ज़ोर से एक साइड पे फेंका। तुमने उसको उठा के ज़मीन पे पटका? हाँ जी, मैंने ज़ोर से एक साइड पे फेंका। कितनी उम्र थी बच्चे की जिसको तुमने कत्ल किया? सर उसकी 8 साल हो गई। अच्छा। आपकी अगर तमाम जो एक्सप्लेनेशन है इसको एक साइड पर रखा जाए और सिर्फ इस चीज़ को हम करें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने कर लिया, उसके बाद कत्लों की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस केस में तो बच्चे को कत्ल कर दिया गया, लेकिन यूजुअली किसी न किसी पार्टनर को कत्ल कर दिया जाता है। मैं उसी तरफ आ रही थी कि अगर कोई एक चीज़ को, कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ बिगिनिंग होती है किसी भी बड़े गुनाह की भी, चाहे वो धोखा है, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो चोरी है, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि झूठ जो है वो उसका स्टार्ट भी और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी है। अब इन केसेस के अंदर भी जब इंसान को पता है कि मेरा मुआशरा जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली को अगर पता चलता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद ये एक आसान रास्ता है कि बस किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए, जो इंसान मेरी इस बात को बाहर निकाल सकता है, हम बस उसको कत्ल कर दें। और ये कहना, और अभी मुझे बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है कि शायद ये एक आम सा सेंटेंस बन गया कि आप किसी को कत्ल कर दें, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। वो प्रॉबेबली वो इंसान अपने आप को मॉनिटर ही नहीं कर रहा, वो बस ये देख रहा है कि अच्छा ये मेरे से गलती हुई है, इसका ये मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा, इससे बेहतर कि किसी और को पता चले, मैं इस चीज़ को, इस आवाज़ को ही बंद कर दूं। कैसे आप लोगों को पता चला कि यही खालिद जो है यही मुलजिम है जिसने बच्चे को कत्ल किया? इसमें जो हमने कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं, वहाँ पे लैब भी भेजी हुई हैं, इसके बाल भी हैं, या बच्चे के साथ वो भी डीएस के साथ मैच हो गए हुए जी। और उसके बाद इंफॉर्मेशन भी हमारी कन्फर्म इंफॉर्मेशन थी कि बच्चा इसी ने कत्ल किया जी। जैसे मुलजिम बताता है कि ये वहाँ पे गलत कारी कर रहे थे, बच्चा आ गया मौके के ऊपर, बच्चे ने देख लिया, बच्चे ने फरार होने की कोशिश की और इसने उसको उसकी माँ के सामने ज़मीन पे पटा के कत्ल कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि इसकी कोई पुरानी दुश्मनी उसके बाप के साथ चल रही हो, या कोई और मसला हो जिसकी वजह से इसने कत्ल कर दिया हो। हम जी कतन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ पर भी आप हर बरीक बनी से तफ्तीश कर रहे हैं कि असल वजह और क्या, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि एक ही भट्टे में ये दोनों काम करते थे, उनकी अक्सर पहले मुंह मारी भी आपस में हुई थी। हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं जी। और लेकिन ये इसकी ये स्टोरी है कि जी मेरे साथ ना करता रहे, ये करता रहे, ये की बात ये मानने को तैयार मैं नहीं करता कि माँ के सामने उसकी लाश पड़ी हो और वो बीच में सुकून से घर बैठी हो। हम इस चीज़ पर अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। माँ का बयान इसके अंदर लिया जाएगा, क्योंकि मुलजिम बार बार उसकी माँ का नाम लेता है कि वो वहाँ पे मौजूद थी, उसने सारा कुछ देखा, तो माँ के ऊपर कोई सेक्शन इम्प्लीमेंट होती है? हाँ, अगर माँ बीच में इन्वॉल्व हुई तो इसमें इंशाल्लाह उसका बीच में 202 में पीपीसी में उसका भी चलान। ये 202 क्या होती है? 2 जुर्म छुपाना पुलिस से। ठीक है, और इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा तकरीबन 3 साल है, लेकिन ये मुकम्मल साथ 302 के साथ अटैच होगी जी। ठीक हो। थाना बाटापुर की हदूद से अगस्त के माह में एक बच्चे की लाश मिली जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल बताई जाती थी, और बच्चे को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, और मुलजिम ने कोई भी पीछे सुराग ना छोड़ा था। पुलिस ने अंत तक कोशिश की, लेकिन मुलजिम तक रसाई ना हो सकी। उसके बाद केस जो था वो CIA को ट्रांसफ़र हो गया। CIA ने जब केस को प्रूव करना शुरू किया तो उसके अंदर अब तक एक मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार किया गया। मुलजिम जो है बच्चे का हमसाया बताया जाता है। मुलजिम ने बच्चे को क्यों कत्ल किया और इस बेदर्दी से क्यों कत्ल किया, ये तमाम तफसीलात मुलजिम से पूछेंगे। मुलजिम को CIA सिविल लाइन्स ने गिरफ्तार किया, तो इस टाइम उनकी हिरासत में उससे पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या? जी खालिद महमूद। खालिद, कहाँ के रहने वाले हो तुम? जी सहानके का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मेरी रिहाइश बागे में। वाघा? कब से रह रहे हो वाघा में? तकरीबन 3 साल हो गए। क्या करते हो?
सर भट्टे पे काम करता हूँ। शादीशुदा? जी कितने बच्चे? सर मेरे अपने 2 बच्चे हैं। हाँ। बेगम के पहले बच्चे भी हैं, मेरे पास रहते हैं। बेगम की पहले दूसरी शादी है? जी तुम्हारी भी पहले कोई शादी हुई? हाँ जी जी, मेरे पहले भी शादी हुई थी। उसको क्या तलाक दे दी या छोड़ के जी, चली गई? तलाक दे दी थी सर। क्यों उसको क्यों तलाक दे दी तुमने? सर वो घरेलू कोई मसला होते हैं। कि किसी और के साथ निकल गई थी? नहीं सर, वो तलाक दिया था, वालदा के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया था तो उसकी वजह से तलाक दे दिया था। तुम्हारी वालदा पे तुम्हारी जी। बेगम ने इल्जाम लगा जी दिया? जी क्या ऐसा क्या इल्जाम लगा दिया कि तुमने उसको तलाक ही दे दी? सर वो इल्ज़ाम ये लगाया था कि भी मेरे भाई के साथ ये छेड़खानी वगैरह कर रही थी, तो सर वो ज़मीर ने गवारा नहीं किया, बस उसी वजह से उसको तलाक दे दी। अच्छा, जी तो किसको कत्ल किया तुमने? पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? सर वो बच्चा था, मेरे गवांडी है, मेरे अच्छा। गवांड में रहते हैं, तो उनका बच्चा था रेहान। अच्छा तो उस रेहान की वालदा के साथ जो सर मेरा चक्कर चल रहा था, अच्छा तकरीबन ये 2-3 महीने का वक्त हुआ था उससे अच्छा। रिलेशन बना हुआ। वो शादीशुदा औरत? जी वो शादीशुदा औरत शौहर है उसका? जी शौहर अच्छा। भी है। तो वो हम जो है ना मिलते थे एक दूसरे से, तो उस दिन भी जो ये मसला हुआ, उस दिन भी हम मिल रहे थे। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था काम से आकर। काम से आकर मैंने अपना दरवाज़ा काम बंद क्या किया। करते हो तुम? जी मैं भट्टे पे ईंटें निकालता हूँ। अच्छा तो मैं काम से आया हूँ, मैं लेटा हुआ था, अंदर सो गया था, तो उसने आके वालदा ने उसकी ने मुझे उठाया। तो हम जो है ना गप्पे गुप्पे लगाते रहे। फिर हम दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जाकर हम अपने मशगूल हो गए। अच्छा अपने मशगूल हो गए तो बच्चा जो पता नहीं किधर से वो आ गया बच्चा। पहले घर पे तुम्हारे घर में कोई नहीं था? नहीं जी, मेरे घर में कोई नहीं थे। मेरे दरवाजे तुम्हारे घर के खुले रहते हैं या दरवाजे हैं ही नहीं? जी दरवाजे हैं सर। अच्छा, तो खुले रहते हैं? मेरा दरवाज़ा बंद था, मैंने कुंडी लगाई तो हुई फिर थी। बच्चा कैसे अंदर आ गया? सर वो दीवार में ना ईंटें जुड़ी हुई कच्ची, अच्छा तो वो ईंटें हटी हुई थी। जब उसकी वालदा आई तो ईंटें हटी हुई थी, तो उसी से सर वो बच्चा अंदर आया। अंदर आके सर वो हमारे ऊपर बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गया है। तो जब हमारे ऊपर ही आ गया, उसकी वालदा ने उसका हाथ पकड़ा है, तो उसको रोका है, बेटा रुको रुको रुको, कुछ नहीं हुआ। तो वो भागा है कि भाई मैं नहीं, अब्बू को बुला कर लेकर आता हूँ, अब्बू को बुला कर लेकर आता हूँ। तो सर वो हाथ छुड़ा के वो भागा है बाहर। तो मैं भी उसके पीछे भागा हूँ। अच्छा। तो मैं जब भागा हूँ सर, वो मुझसे आगे था थोड़ा सा। हाँ। तो मैं भागा हूँ तो सर वो ना बेड़े में रोड़ा पड़ा हुआ था एक। अच्छा। तो रोड़ा मैंने पकड़ा, मैंने उसकी लातों की तरफ चलाया है वो, कि भी इसके लातों में लगेगा तो ये गिरेगा, तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसको पैसे पूसे देंगे तो इसको रोक लेंगे। तो सर वो नहीं, वो गिरा है, वो गिर के फिर उठ के भागा है। अच्छा। तो मैंने उसको फिर भागते हुए फिर पकड़ा, तो मुझे ठिड्डा लगा, मैं गिरने लगा हूँ। तो मैंने उसको ना, मेरे उस हाथ में उसके पाँव आए, तो मैंने पाँव से पकड़ा, तो मैंने ज़ोर से एक साइड पे फेंका। तुमने उसको उठा के ज़मीन पे पटका? हाँ जी, मैंने ज़ोर से एक साइड पे फेंका। कितनी तो उम्र थी बच्चे की जिसको तुमने कत्ल किया? सर उसकी 8 साल हो गई। अच्छा अच्छा। फिर तुमने उसको ज़मीन पे पटक दिया? जी मैंने उसको साइड पे पटकाया, तो उधर सर मुझे पता नहीं था कि उधर रोड़े पड़े हुए हैं। तो वो रोड़ों में लगा, तो सर उसने वो बस हिचकी सी ली है, वो ख़त्म हो गया है। तो हम महसूस ये हुआ ख़त्म हो गया। उसकी वालदा तो भी जब आई तुम है। ये कत्ल कर रहे थे उसके बच्चे, औरत के बच्चे का, तो औरत ने तुम्हें रोका नहीं? सर वो अचानक हुआ, तो मैंने अचानक वो फेंका, ना वालदा उसकी आ गई है, उसने देखा, उसने पकड़ के फेंका। तो जब आगे होकर देखा तो उधर रोड़े पड़े हुए थे। फेंका तो तुमने ना? जी जी। तो उसने जब तुम्हें वो रोका नहीं? सर वो पीछे आ रही थी ना अभी। अच्छा, नहीं कितनी दूर को? 10 किलोमीटर दूर से आ रही नहीं- थी? नहीं कितना सर। बड़ा घर है तुम्हारा? सर तकरीबन है 6 मरले का है। अच्छा, 6 मरले का घर है। कितने कमरे हैं घर में? सर वालदा है ना, वो तो रो रही थी सर, वो तो रोती रोती आई है ना पीछे से। अच्छा। तो नहीं, तब तक तो बच्चा जिंदा था, तो वो क्यों रो रही थी? सर वो रोती पीछे से आ रही थी ना। जब बच्चे को मैंने रोड़ा मारा, तो उसने देख लिया था रोड़ा लगा है, बच्चे को गिरा है। हाँ। तो किधर लगा था रोड़ा? रोड़ा सर उसके गर्दन पे लगा था सर। अच्छा। तो वो गिर गया, उसकी आवाज़ नहीं निकली, तो वो उधर जो है ना गिरा। तो फिर मैंने अपने कपड़े नहीं, को तुमने ठीक कहा किया, कि वो अपने गिर के फिर उठा, फिर जी। दौड़ा? फिर मैंने अपने कपड़ों को ठीक किया इतने। अच्छा। तो वो उठा, उठ कर फिर वो दौड़ पड़ा है। वो फिर उठ के तो दौड़ा ही नहीं होगा जब उसके सर पे ईंट नहीं, लगी। 8 साल सर का वो- बच्चा था। नहीं वो झूठ वजूद बोल उसका रहे हो ठीक, तुम। वजूद उसका नहीं, ठीक है झूठ सर। बोल रहे हो नहीं तुम। सर उसका वजूद ठीक है। एक उसकी माँ भी नहीं पीछे से बचाने के लिए आई, और तुमने रोड़ा मारा, वो फिर उठ गया, फिर दौड़ा। 8 साल का बच्चा था। सर जी उसका वजूद जो है ना ठीक है। माँ को फंसाने की तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मैं माँ को फंसाने की कोशिश अच्छा। नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो है ना, अच्छा, तुमने वालदा उसके बच्चे जो है को जमीन पे पटक दिया, वो मर गया? जमीन पे पटका, तो वो हिचकियाँ लेने लगा, हिचकियाँ ली हैं उसने। ठीक है। तो इतने उसकी वालदा भी ऊपर से आ गए, उसने बोला ये क्या कर दिया तूने? मैंने तो क्या किया, मैंने अचानक ही उधर से खींचा है, मुझे क्या पता था इधर ये रोड़े पड़े हुए हैं, इसमें ये काम हो जाएगा।
तो उसको भी चुप करवाया, उसको चुप करवा के फिर मैंने उस बच्चे को उठाया, उससे मैंने शॉपर मंगवाए, शॉपर मंगवा के मैंने उसके सिर पे डाला, डाल के हमने फिर उसको तोड़ा मंगवाया, तोड़ा मंगवा के तोड़े में उसको डाला। ये सारा कुछ उसकी माँ तुम्हारे साथ करती रही? जी। तोड़े में डाला, उसको चुप करवाया। पुलिस वालों ने तुम्हारा ये वाला बयान माना है कि पुलिस को भी तुमने यही बयान दिया? जी। और तुम वो मान गए कि उसकी माँ ने कत्ल करने में भी तुम्हारा साथ दिया? जी, ये तो अचानक ही हुआ, वालदा ने कौन सा हाथ वो किया, अचानक ही। फिर क्या किया तुमने? सर फिर उसको तोड़े में डाला, तोड़े में डाल के सर जिधर कचरा पड़ा हुआ था ना, प्लास्टिक का सामान पड़ा होता, उधर हमने उसको रख दिया। तो रात के वक्त उसका इंतजार किया, रात होती है तो फिर इसको बाहर लेके जाते हैं। तो उसकी वालदा को मैंने उसके घर पे भेज दिया। उसी घर में रही तुम्हारे साथ? नहीं सर, उसको उसके घर पे भेज दिया मैंने। अच्छा, उसके चुप हो गई वो? हाँ जी, उसको चुप करवाया। मैंने कहा किसी को ये ना महसूस हो कि भी तुम क्यों रो रही हो, तुम अपना प्लास्टिक का माल जो है ना वो बनाओ अपना। तो जब कोई पूछेगा तो जब आप बता देना भी नहीं आया अभी तक घर पे, आया नहीं है। अच्छा। तो दूसरी बात नहीं करना, रोना नहीं है। तो तुमने अंधेरा होने का इंतजार किया, बच्चे की लाश घर में रख के? जी सर। फिर कैसे लाश का क्या किया तुमने? अंधेरा हो गया सर, फिर मैं उसको लेके गया हूँ यानी कि बाहर जंगल में। जंगल में मैं उसको लेके गया हूँ। तो फिर मैंने उस सुए के ऊपर गया हूँ, सुए के ऊपर जाके मैंने उसको डाला है पानी में। उधर सर चुबच्चा ईंटों का बना हुआ था ट्यूबवेल का, तो उसमें मैंने उसको डाल दिया है। तो मैं डाल के स्पीड से निकल आया हूँ उधर से। अच्छा। कि कोई मुझे देख ना ले। तो मैं उधर से आ गया हूँ, मैंने तोड़े वगैरह जो है ना वो दिफा में डाल दिए, दूर आके दिफा में डाल दिए। फिर मैं ऊपर की गली से आया हूँ। लाश कब मिली फिर? किसको? पुलिस वालों को मिली, मोहल्लेदारों को लाश मिली? सर वो सुबह के टाइम मिली थी। फिर उसके बाद सर मैं घर पे चला गया हूँ, मैं लेटा हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बेसुकून हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद सर मैं 4 साढ़े 4 बजे मैं काम पे जाता हूँ। तो फिर मैं काम पे गया हूँ। काम पे जाकर मैंने अपने कपड़े चेंज किए उधर, कपड़े चेंज करके फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि उधर तो कोई जाएगा नहीं, उधर तो रात को उन्होंने तलाश कर लिया है। तो फिर मैंने उधर से ना कपड़े बदले, फिर उधर से फ्लैक्स का कपड़ा पड़ा हुआ था, फिर उसको मैंने उठाया। मैं नहीं, उधर से बच्चे को उठाते हैं तो इधर डाल देता हूँ। इधर रास्ते में उसका चाचू आता है। एक दिन पहले तुमने जहाँ पे नहीं, एक दिन नहीं, उसी दिन सर। अच्छा। रात को उधर डाला था। रात को जहाँ पे लाश को फेंका, सुबह उस लाश को वहाँ से उठा के कहीं और फेंका? जी। फिर मैंने कहा इधर से उसका चाचू जाता है तो भट्टे पे जाएगा तो देख लेगा तो उनको मिल जाएगा लाश। ठीक है। तो उधर मैंने उसको उठाया, उधर से फ्लैक्स में लिपेटा, उधर से उठाया, उसको उधर डाला। तो फिर फ्लैक्स वगैरह लिपेट के मैंने फिर वो उधर पानी में डाल दिया, उधर सुए में डाल दिया। चलते हुए सुए में डाल के सर मैं निकल गया हूँ। और इस सारे मामले में औरत जो थी वो खामोश रही, बच्चे की माँ जो थी उसने कोई शोर वगैरह नहीं उठाया, किसी को नहीं बताया? जी, वो घर पे थी। अच्छा। तो फिर उधर मैंने डाल के मैं अपने काम पे निकल गया हूँ। तो मैं अपने काम पे मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तुम पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे? 8वें महीने का वक्त हुआ है? जी। कितना फरार हो गए थे या उधर गांव में रहते? नहीं सर, मैं उधर ही रहता रहा हूँ, उधर ही किसी को शक नहीं गुजरा? नहीं सर जी, मैं औरत ने भी कभी किसी को नहीं बताया? नहीं सर जी, मैं काम भी उधर करता रहा हूँ। जिधर अपना काम करता था उधर ही काम करता था, घर पे आता था जाता था, किसी ने मुझसे वो पूछा। तुम्हारे अपने बच्चे भी हैं, तुम्हारी दूसरी जो बीवी है वो पीछे से भी बच्चे लेके आई है। जी जी। कोई गैरत नहीं आई तुम्हें? कोई शर्मिंदगी नहीं हुई जब बच्चे को कत्ल कर रहे थे? सर मैंने जानबूझ के नहीं किया, अचानक सिर्फ ये हुआ सर, मैंने नहीं जानबूझ के किया। नहीं, कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को तुम्हारे हाथों कत्ल करवाएगी, फिर तुम्हें चीजें भी ला के देगी? उसने भी ये थोड़ा कि हाथ से थोड़ा दबाया। तुम्हारी उसके शौहर के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, मेरी उससे कभी दुश्मनी नहीं, कभी लड़ाई नहीं, तो कभी औरत नहीं, बार बार ना कोई गाली ना गुफ्तार, कोई किसी किस्म का नहीं। इसका कुछ शाहिद है कि वो औरत तुम्हारे साथ थी उस टाइम? नहीं सर जी, इसका किसी को नहीं पता था। ये भी तो हो सकता है कि तुमने किसी दुश्मनी के अंदर बच्चे को? नहीं सर, मेरी क्या दुश्मनी होगी, मेरी किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। मुलजिम की आप गुफ्तगू सुने, इंतहाई शफाक मुलजिम है जिसने 8 साल के, इसके मुताबिक बच्चे की उम्र 8 साल है, जिसको कत्ल किया है। और अब ये कहता है कि बच्चे की माँ के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो ताल्लुकात बच्चे को पता चल गए थे, जिसकी वजह से इसने बच्चे को कत्ल किया है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है, पुलिस ने किन नकात के ऊपर तफ्तीश करते हुए इसको गिरफ्तार किया, कितने अरसे बाद कहाँ से गिरफ्तार किया, और ये जो बार बार उस औरत को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो जानने की भी कोशिश करेंगे। डीएसपी सिविल एंड सीआई हमारे साथ मौजूद है, दानिश रांझा, इनसे जानते हैं। दानिश भाई, 8वें महीने का वाक़या है, 12वें महीने में जाके पकड़ा जी, मुलजिम गांव में रहता रहा, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात तो बताइए। क्योंकि मुलजिम इंतहाई चालाक आदमी था, इसने उसकी बीवी को ये इस चीज़ का डर दिया हुआ था कि अगर मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें भी बीच में इस्तेमाल कर दूँगा। अच्छा। इस चीज़ पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
कि वो इसकी बीवी बल्कीस बीच में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व हुई तो उसको भी चलान करेंगे, लेकिन ये उसके साथ ये तो क्लियर आ रहा है कि उसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे जी। अच्छा, ये चीज़ इस चीज़ को डिटरमिन आप लोगों ने कर लिया कि नाजायज़ जी ताल्लुकात? नाजायज़ तल्लुकात थे इसके जी। लेकिन ये उस इलाके में जैसे ये कत्ल हुआ है, एक खौफ की फ़ज़ा फैली हुई थी और पुलिस पर ये भी निशानियाँ, क्वेश्चन था कि पुलिस अभी तक ये नामालूम मुलज़मान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी है। और इसमें मुकदमा नामालूम अफराद के मुकदमा खिलाफ? नामालूम ब्राइम मर्डर था जी। ठीक है। और इसमें रोड भी ब्लॉक पुलिस मुकामी लोगों ने किए थे। उनको शक था कि बच्चे के साथ रेप किया गया है, लेकिन दौरान मेडिकल बच्चे के साथ रेप साबित नहीं हुआ था। हाँ। और ये मुकम्मल हमदर्दी में था उनके साथ। उनके जितने ये ख़त्म वगैरह हुए हैं 10वें के कुल्लों के ये बंदा करवाता रहे जी। दानिश भाई 3 महीने 4 महीने तक मुलजिम इलाके में रहा, घूमता फिरता रहा, माँ भी उसकी वहाँ पे ही होगी। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि एक उसके बच्चे का कातिल उसके सामने फिर रहा हो और वो पुलिस को ना बताए? इस चीज़ की आपने कोई तहकीकात इसमें की? ये चीज़ सामने आ रही है कि इसने उसका डरावा दिया उसे। अगर तुमने ये बात बताई तो मैं बताऊँगा ये हमारे असल तल्लुकात जायज़ थे, जिससे तुम्हें तलाक हो जाएगी। हाँ। वो तलाक के डर की वजह से कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेकर जाऊँगी, मेरे पर ये दाग लग जाएगा, इसी डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं रही थी। मुलजिम को कैसे पकड़ा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा इंतहाई काबल जिसने पहले भी काफ़ी ब्राइम मर्डर ट्रेस किए हैं, वहाँ कांस्टेबल है मेरा जी। ये उसकी इन्फॉर्मेशन थी जो तकरीबन 2 माह से इस केस पर उसकी मैं ड्यूटी लगाई थी और बाला आखिर वो उसने इसमें कामयाबी मुझे दी। बॉडी से कोई निशान वगैरह मिले थे? कोई मुलजिम ने शवाहिद छोड़े थे क्या? कैसे आप लोगों को पता चला कि यही खालिद जो है यही मुलजिम है जिसने बच्चे को कत्ल किया? इसमें जो हमने कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं, वहाँ पे लैब भी भेजी हुई हैं, इसके बाल भी हैं, या बच्चे के साथ वो भी इसके साथ मैच हो गए हुए जी। और उसके बाद इंफॉर्मेशन भी हमारी कन्फर्म इंफॉर्मेशन थी कि बच्चा इसी ने कत्ल किया जी। जैसे मुलजिम बताता है कि ये वहाँ पे गलत कारी कर रहे थे, बच्चा आ गया मौके के ऊपर, बच्चे ने देख लिया, बच्चे ने फरार होने की कोशिश की और इसने उसको उसकी माँ के सामने ज़मीन पे पटाके कत्ल कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि इसकी कोई पुरानी दुश्मनी उसके बाप के साथ चल रही हो या कोई और मसला हो जिसकी वजह से इसने कत्ल कर दिया हो। हम जी कतन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज़ पर भी हर बरीक बैनी से तफ्तीश कर रहे हैं कि असल वजह और क्या, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि एक ही भट्टे में ये दोनों काम करते थे। उनकी अक्सर पहले मुंह मारी भी आपस में हुई थी। हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं जी। लेकिन ये इसकी ये स्टोरी है कि जी मेरे साथ ना करता रहे, ये करता रहे, ये की बात ये मानने को तैयार मैं नहीं करता कि माँ के सामने उसकी लाश पड़ी हो और वो बीच में सुकून से घर बैठी हो। हम इस चीज़ पर अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। माँ का बयान इसके अंदर लिया जाएगा क्योंकि मुलजिम बार बार उसकी माँ का नाम लेता है कि वो वहाँ पे मौजूद थी, उसने सारा कुछ देखा, तो माँ के ऊपर कोई सेक्शन इम्प्लीमेंट होती है? हाँ, अगर माँ बीच में इन्वॉल्व हुई तो इसमें इंशाल्लाह उसका बीच में 202 में PPC में उसका भी चलान। ये 202 क्या होती है? 2 जुर्म छुपाना पुलिस से। ठीक है, और इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा तकरीबन 3 साल है, लेकिन ये मुकम्मल साथ 302 के साथ अटैच होगी जी। दानिश रांझा साहब इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे, सिविल लाइन थाना सिविल लाइंस। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम का कहना है कि वो उसकी बच्चे की वालदा के साथ मौजूद था जब बच्चा मौके पे आ गया और ये सारा कुछ शुरू हो गया, जिसके बाद उसने बच्चे को सिर्फ डराने की कोशिश की और ईंट मारी, उसके बाद ज़मीन पे पटाख दिया और ये सारा कुछ उसकी माँ के सामने हुआ। ऐन मुमकिन है कि मुलजिम औरत को सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा हो, इसकी कोई चपलिश भी हो। जैसे DSP साहब ने भी कहा कि इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि मुलजिम की उसके बच्चे, एक मकतूल बच्चे के वालिद के साथ कोई दुश्मनी चल रही हो और उस चीज़ को उसने पूरा करने के लिए बच्चे के ऊपर ज़्यादती की हो, यानी बच्चे को कत्ल कर दिया हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी तफ्तीश आ रही है, लेकिन मुलजिम को तकरीबन 4 महीने के बाद 4 माह हो गए, लेकिन इस शख्स ने 2 दफ़ा लाश को जगह चेंज की है। पहले फेंकी उस जगह पे जहाँ से लोग पहले देख आए थे पानी में, फिर सुबह कोई रात को 12 में वहाँ फेंकता है और सुबह 4 बजे लाश को फिर उठाता है और फिर चरी में फेंकता, ताकि जिस तरह लोगों को इसके चाचे ने गुजरना था और इसके जो चाचे ने लाश देखी थी। इसकी वजह क्या बताई उसने? उसकी वजह ये बताई थी कि मैंने ये वो जो पानी में फेंक कर उस तरफ से गांव के लोग रात को हो आए थे और हो सकता है कुत्ते वगैरह लाश को ख़राब ना करें, इसलिए मैं लाश को सुबह अपनी भट्टे पर जाने से पहले 4 बजे फिर मैंने उसकी जगह वहाँ से तब्दील की है। बहुत शुक्रिया। मुलजिम गिरफ्त में आ चुका है, तफ्तीश उससे जारी है। जैसे फ्रांसिक एविडेंसेस जो थी वो कलेक्ट की गई थी, फ्रांसिक एविडेंसेस भी आ जाएंगी और इस चीज़ को कंफर्म कर देंगी कि आया मुलजिम ने सिर्फ अपना जुर्म जो वो माँ के साथ कर रहा था बच्चे की, उसको छुपाने के लिए किए हैं, इसके अलावा भी कोई उसके मोटिव्स थे।
आपकी अगर तमाम जो एक्सप्लेनेशन है इसको एक साइड पर रखा जाए और सिर्फ इस चीज़ को हम करें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने कर लिया, उसके बाद कत्लों की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस केस में तो बच्चे को कत्ल कर दिया गया, लेकिन यूजुअली किसी न किसी पार्टनर को कत्ल कर दिया जाता है। मैं उसी तरफ आ रही थी कि अगर कोई एक चीज़ को कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ बिगिनिंग होती है किसी भी बड़े गुनाह की भी, चाहे वो धोखा है, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो चोरी है, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि झूठ जो है वो उसका स्टार्ट भी और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी है। अब इन केसेस के अंदर भी जब इंसान को पता है कि मेरा मुआशरा जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली को अगर पता चलता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद ये एक आसान रास्ता है कि बस किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए, जो इंसान मेरी इस बात को बाहर निकाल सकता है, हम बस उसको कत्ल कर दें। और ये कहना, और अभी मुझे बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है कि शायद ये एक आम सा सेंटेंस बन गया कि आप किसी को कत्ल कर दें, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। वो प्रॉबेबली वो इंसान अपने आप को मॉनिटर ही नहीं कर रहा, वो बस ये देख रहा है कि अच्छा ये मेरे से गलती हुई है, इसका ये मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा, इससे बेहतर कि किसी और को पता चले, मैं इस चीज़ को, इस आवाज़ को ही बंद कर दूं। मुल्जिम ये कहता है कि उसने बच्चे को कत्ल किया है, इस पे तो 302 लग गई, लेकिन वो कहता है कि जब मैं ये कत्ल कर रहा था तो उसकी वालदा वहाँ पे मौजूद थी। वालदा ने उसका साथ नहीं दिया कत्ल करने में, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थी। अगर ये साबित हो जाता है कि उस बच्चे की वालदा वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उसने कत्ल करने में मदद नहीं दी, लेकिन उसने एविडेंस को छुपाया, उसने कत्ल को जो देखा उसने उसको छुपाया, तो फिर उसके ऊपर उसको क्या सजा मिलेगी? देखिए, किसी जुर्म की आनत करना जो ना, जो बजाते खुद एक जुर्म है, लेकिन उस आनत के लिए भी ये साबित करना कि उसने आनत की थी, उसके लिए भी तो गवाही होगी ना जी। वो कानून अपना रास्ता लेता है कि अगर किसी ने आनत की हो तो उसकी सजा उस लेवल की तो नहीं है कि जिसने सचमुच कत्ल किया, मसलन ललकारा मारा, मसलन किसी ने अबैटमेंट की, इसको अबैटमेंट की दफा लगती है, और अबैटमेंट की दफा के अंदर जो सजा है कि किसी के अंदर आप शामिल हो जाए, एक है फिजिकली हिस्सा लेना, एक किसी का साथ देना और खामोशी इख्तियार करना, ये तो बहुत कम लेवल की उसके मुकाबले में सजा है। 220 क्या है? वो 220 के मुताबिक ये है कि आप आनत कर रहे हैं ना, आप उसके अंदर मुआवन है, उसके मुताबिक जो है ये सजा है, तो ये तो बड़ी एक मामूली सी सजा उसके ऊपर है कि हम देखेंगे कि अगर औरत वहां पे मौजूद थी तो हम उसको 220 पे चलान करेंगे, ये पॉसिबल है जी। वो अगर 220 में ये चलान वो कर सकते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म होता हुआ देखा ना, तो उसको छुपाता है या वो इन्फॉर्म नहीं करता पुलिस को, और वो आगे बढ़ के उसके ऊपर शहादत नहीं देता, और अगर शहादत छुपाने में मदद करता है, तो बिल्कुल ये जुर्म बनता है। माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुल्जिम यानी जिसने बच्चे को 8 साल के रेहान को कत्ल किया है, वो ये दावा करता है कि उसका बच्चे की वालदा के साथ मुबैना तौर पे नाजायज़ ताल्लुक़ था, और बच्चे ने उनको ऐसी हालत पे देख लिया जिसकी वो शिकायत लगाना चाहता था और उसको कत्ल कर दिया। एक तो मैरी से ये जानेंगे कि मैरी, इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इन्वॉल्वमेंट है और कत्ल गारत हो रही है। क्या वजह है कि इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा उनकी शरह जो है वो बहुत बढ़ गई है? अच्छा उमर, बिफोर हम इस बारे में बात करें कि ये कत्ल क्यों हुआ, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम जनरली इस बारे में बात करें तो कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या अगर कोई शादीशुदा है और वो एक अफेयर कर लेता है तो उसकी रीजंस जो हैं वो ये हो सकती हैं कि अगर वो अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है, अगर एक कपल, अगर एक हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी जो हैं, अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, उसकी सेवरल रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि उनके कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं, घरेलू मसाइल हो सकते हैं, जिनकी वजह से अगर उनकी आपस में हमांगी नहीं है या अगर वो कंपैटिबल नहीं है, तो शायद इस वजह से वो बाहर अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बाहर से हमें वो जो प्यार या अहमियत जो घर में नहीं मिल रही है वो हमें बाहर से मिल सके।
इस किस्म का जो केस है, अगेन अगर आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख लिया है और अगर हो रहा है वो चीज़, चलिए पहली बात ये है कि वो ऑब्वियसली ये गलत है। ना सिर्फ आप अपने पार्टनर को चीट करें, और इस केस के अंदर के दोनों ही जो लोग हैं वो मैरिड हैं, औरत भी जो भी है और जो आदमी है वो भी, एंड देन देयर नेबर्स ऑल्सो। खैर, इसका मतलब ये है कि उनको एक दूसरे के घरेलू मामलात के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सारी चीज़ें, एंड देन मे बी आई जस्ट वो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन उनको एक दूसरे की रूटीन, कौन कब आता है कौन जाता है, सब कुछ पता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही आसान अफेयर था, जो कि अगर पेश आया या ये स्टार्ट हुआ तो इसमें कोई इतनी बड़ी या कोई हैरानकुन सी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमारे मुआशरे के अंदर इतना दोगलापन है और इतनी हिपोक्रेसी है। हम जो अपने लिए चाहते हैं या अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ वैसा हो, उस तरह से हम अपने पार्टनर के लिए नहीं कर रहे होते। वो आपकी बीवी हो सकती हैं, आपके मियाँ हो सकते हैं। लेकिन आपकी अगर तमाम जो एक्सप्लेनेशन है इसको एक साइड पर रखा जाए, सिर्फ इस चीज़ को हम करें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने कर लिया, उसके बाद कत्लों की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस केस में तो बच्चे को कत्ल कर दिया गया, लेकिन यूजुअली किसी न किसी पार्टनर को कत्ल कर दिया जाता है। मैं उसी तरफ आ रही थी कि अगर कोई एक चीज़ को, कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ बिगिनिंग होती है किसी भी बड़े गुनाह की भी, चाहे वो धोखा है, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो चोरी है, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि झूठ जो है वो उसका स्टार्ट भी और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी है। अब इन केसेस के अंदर भी जब इंसान को पता है कि मेरा मुआशरा जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली को अगर पता चलता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि शायद ये एक आसान रास्ता है कि बस किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए, जो इंसान मेरी इस बात को बाहर निकाल सकता है, हम बस उसको कत्ल कर दें। और ये कहना, और अभी मुझे बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है कि शायद ये एक आम सा सेंटेंस बन गया कि आप किसी को कत्ल कर दें, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। वो प्रॉबेबली वो इंसान अपने आप को मॉनिटर ही नहीं कर रहा, वो बस ये देख रहा है कि अच्छा ये मेरे से गलती हुई है, इसका ये मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा, इससे बेहतर कि किसी और को पता चले, मैं इस चीज़ को, इस आवाज़ को ही बंद कर दूं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि क्या होगा। बढ़ते जा रहे हैं हमारे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं, इसका आप वजह क्या समझती हैं? एक तो आपने कहा कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपकी उनके साथ हम आंगी नहीं होगी, उसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इमोशनल हम आंगी नहीं है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, एग्जैक्टली, और ये वो बहुत ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे मैं तो एनकरेज कर रही हूँ कि हाँ, अगर आपका इमोशनल वेलबींग एक दूसरे के साथ नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप किसी और को सीख करें। बहुत से ऐसे कपल्स और मेजॉरिटी केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि आप अपेरेंटली आप एक नॉर्मल हेल्दी कपल होते हैं, बीवी अपने हस्बैंड के हर काम कर रही है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बंदा जाता है और इस तरफ को करता है, अनफॉर्चुनेटली अब हमारे मुआशरे के अंदर जितना जितना हमें एक्सपोजर और स्पेस मिलती जा रही है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इंसान की ये फितरत के अंदर है कि उसको वैरायटी पसंद है, उसको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है। और ये चीज़ जितनी भी हम अगर इसको डिस्गस्टिंग ये लगे या जितनी भी ये गंदी बात सुनने में और महसूस करने में लग सकती है, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज़ है कि ये इसी वजह से हो रहा है। अब इस केस के अंदर भी आप वही बात दोबारा कि अपने आप को जब हम मॉनिटर नहीं करें, ये गलत चीज़ है, रिलीजियसली, कल्चरली, सोशली गलत है। तो जब आपको पता चले कि जी मैं इस तरफ को जा रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन गलत हो रहा है, तो आप अपने आप को लेकर आए वापस इस ट्रैक के ऊपर कि नहीं, मेरा एक रिलेशनशिप है जिसको मैंने प्रोटेक्ट करना है, और ये रिलेशनशिप है जिसने मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलना है, ना कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो कि टेम्पररी हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जो भी है इससे ना सिर्फ माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, बल्कि बहुत से जराइम भी इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। आज इस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर मुलजिम जिसने बच्चे को कत्ल किया है वो इल्ज़ाम आयद करता है कि मकतूल बच्चे की वालदा के साथ उसके ताल्लुकात थे, और जिस टाइम उसने बच्चे को कत्ल किया वालदा वहाँ पे मौजूद थी। अगर वालदा वहाँ पे मौजूद है कत्ल के वक्त में, तो उसका क्या किरदार होगा, इस चीज़ को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल कलानूरी। कलानूरी साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कलानूरी साहब, एक बाटापुर के इलाके में वक़ूआ होता है जिसके अंदर 8 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है और लाश को वीराने में फेंक दिया जाता है। 3 से 4 माह के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है,
और मुलजिम ये कहता है कि जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो बच्चे की हकीकी वालिदा उस जगह पे मौजूद थी और उसने ये सारा कुछ देखा। इसके अंदर दोनों का किरदार ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, क्या होगा? जी उमर साहब, एक तो बात वाज़ेह करने की है कि ये एक जुर्म हुआ है जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत किसी की जान लेना जो है और किसी को कत्ल करना जो है ये काबिल ताज़ीर जुर्म है और इसकी सज़ाए मौत है। अब ये बंदा ये कह रहा है, जवाज़ पेश कर रहा है कि मैंने इसलिए कत्ल किया कि मेरे एलिजिडली उसने कहा कि इसकी वालिदा के साथ ताल्लुकात थे। देखिए, अगर किसी के साथ गॉड फॉरबिड ताल्लुकात हो भी जाएं तो क्या इसका ये जवाज़ बनता है कि वो किसी की जान ले लेगा? तो अब इसके ऊपर जो विटनेसेस हैं वो ज़रूर प्रूव करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आप उतनी देर तक गुनाहगार नहीं हैं जितनी देर तक आपके खिलाफ शहादत से इस्तगासा ये बात साबित ना कर दे कि उसने कत्ल किया। उसके लिए इंडिपेंडेंट गवाह लाने भी ज़रूरी होते हैं। अब इस केस के अंदर ये जो खातून है ये भी गवाह है और ज़ाहिर है इसकी गवाही भी रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात यह है कि एविडेंस दो तरह की होती है, एक साइंटिफिक एविडेंस भी है, इसके फोरेंसिक्स होने हैं, इसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, उस बच्चे को उसने कत्ल किया और ये सारी जो शहादतें हैं इनको मिला के पुलिस वालों ने इसको गुनाहगार करार देना है या इसको बेगुनाह करार देना है। अगर वो इसको गुनाहगार करार देते हैं तो चलान पुटअप होगा अदालत में उसको पूरा मौका मिलेगा कि अपनी सफाई पेश कर सकता है। लेकिन सबसे पहले इस्तगासा ने अपनी शहादत करवानी है और शहादत करवाने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि एक बयान लिखा जाता है मुल्ज़िम का कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ ये केस क्यों हुआ है और क्या तुम अपने डिफेंस के अंदर कुछ कहना चाहते हैं। वहाँ पे वो अपनी ये स्टोरी बताता है और ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग जो हैं अपनी दिफा के अंदर शहादत नहीं देते और वो झोल तलाश करते हैं कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में क्या है। अब अगर इस खातून के साथ उसके ताल्लुकात हैं वो तो उसका बयान जो होगा, लेकिन ये इस बात का तो जवाब फिर भी नहीं बनता कि कत्ल किया जाए। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जुल्म जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ख़ासतौर पर नन्हे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ। ये पिछले दिनों में मोटरवे वाला भी वाक़या है। मेरा ये ख्याल है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन ऐसी कर रही है और जिसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस जो हमारी मगरबी दुनिया उनके बहुत होते हैं कि जी लोगों के साथ इस तरह का, मेरे ख्याल में उनको एग्जाम्पलरी सजाएं देनी चाहिए। जो एक जानवर होता है और जो बंदा इस किस्म का है कि वो ये नहीं सोचता कि मैं ये किस नौइयत का जो जुर्म कर रहा हूँ, उसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। कलानूनी साहब ये बताइएगा, मुल्जिम ये कहता है कि उसने बच्चे को कत्ल किया है, इस पे तो 302 लग गई, लेकिन वो कहता है कि जब मैं ये कत्ल कर रहा था तो उसकी वालिदा वहाँ पे मौजूद थी। वालिदा ने उसका साथ नहीं दिया कत्ल करने में, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थी। अगर ये साबित हो जाता है कि उस बच्चे की वालिदा वहाँ पे मौजूद थी लेकिन उसने कत्ल करने में मदद नहीं दी, लेकिन उसने एविडेंस को छुपाया, उसने कत्ल को जो देखा उसने उसको छुपाया, तो फिर उसके ऊपर उसको क्या सजा मिलेगी? देखिए, किसी जुर्म की आनत करना जो ना जो बजाते खुद एक जुर्म है, लेकिन उस आनत के लिए भी ये साबित करना कि उसने आनत की थी उसके लिए भी तो गवाही होगी ना जी। वो कानून अपना रास्ता लेता है कि अगर किसी ने आनत की हो तो उसकी सजा उस लेवल की तो नहीं है कि जिसने सचमुच कत्ल किया। ललकारा मारा मसलन किसी ने अबैटमेंट की, इसको अबैटमेंट की दफा लगती है और अबैटमेंट की दफा के अंदर जो सजा है कि किसी के अंदर आप शामिल हो जाए, एक है फिजिकली हिस्सा लेना, एक किसी का साथ देना और खामोशी इख्तियार करना, ये तो बहुत कम लेवल की उसके मुकाबले में सजा है। 220 क्या है? वो 220 के मुताबिक ये है कि आप आनत कर रहे हैं ना, आप उसके अंदर मुआवन है, उसके मुताबिक जो है ये सजा है, तो ये तो बड़ी एक मामूली सी सजा उसके ऊपर है कि हम देखेंगे कि अगर औरत वहाँ पे मौजूद थी तो हम उसको 220 में चलान करेंगे। ये पॉसिबल है जी। वो अगर 220 में ये चलान वो कर सकते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म होता हुआ देखा ना तो उसको छुपाता है या वो इन्फॉर्म नहीं करता पुलिस को और वो आगे बढ़ के उसके ऊपर शहादत नहीं देता और अगर शहादत छुपाने में मदद करता है तो बिल्कुल ये जुर्म बनता है। लेकिन अभी तो उसको चलान करेंगे और मैक्सिमम उसका खाना नंबर जो है ना 2 या खाना नंबर 3 के अंदर नाम आएगा चलान के अंदर। और ये केस मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ एक वीक केस है, वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। लेकिन ये जो बंदा
कन्फेशन कर रहा है, अगर वो कन्फेशन जाके मजिस्ट्रेट के सामने कर ले तो फिर तो ट्रायल का सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना उसको शहादत का मौका मिलेगा। अगर 164 का बयान उसका हो जाता है तो फिर उसको जी फिर तो उसको स्टेट वे सजा हो जाएगी, फिर ट्रायल कोई नहीं होना, फिर स्टेट वे। लेकिन एक बात और है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसके अंदर करानी जो है वो फिर भी ज़रूरी होती है, वो जो है करवाई जाएगी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो पुलिस रूल्स के तहत पूरी करनी है और ज़ाब्ता फौजदारी के जो एक तरीकाकार दिया गया उसको तो ज़रूर फॉलो करना। कल्याण नूरी साहब, आपका इतना वसी तजुर्बा है कई दहाइयों के ऊपर, ये बताइएगा कि जो बढ़ते हुए कत्ल के वाक़यात हैं उसके पीछे वजूहात क्या, सज़ा ना होना या पुलिस की जानिब से कमज़ोर चलान देना कि कत्लों की तादाद रवां साल बहुत ज़्यादा बढ़ी है? जी ये दो वजूहत हैं जी। एक तो यह कि माशरे के अंदर जनरली अदम बर्दाश्त है, दूसरा ये जो हमारा तवील होना ना फैसले किसी भी किस्म के, आप कत्ल की क्या बात करते हैं, किसी भी ये घपले के इतने बड़े बड़े केसेस हैं, फैसला होता ही नहीं। जिन चीज़ों में टाइम लाइन नहीं ना होती, गुनाहगार को सजा दीजिए और जो बेगुनाह है उसको आप बरी कीजिए, एक तो ये बात है। दूसरा ये जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है ना, हमारे इन्वेस्टिगेटर की पहले ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं हुई, और फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेटर कोई काम कर भी लेता तो अदालतों का रवैया ये है कि पुलिस ने जो कुछ भी किया होता है वो कहते हैं जी इसके ऊपर तो बिलीव ही नहीं करना, बल्कि पुलिस के गवाह की गवाही नहीं ली जाती। मैं समझता हूँ उसे एज ए कोर्ट विटनेस बुलाना चाहिए कि वो सेंटर स्टेज पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जब तक हम उसकी एक तरबियत नहीं करते, दूसरा उसको अहमियत नहीं देते, तो ये तो फिर जराइम इसी तरह से पुलिस वाले बदतिल हो जाते हैं। और दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे आपने लोगों को हौसला नहीं दिया, वहाँ पे आमतौर पे जितनी भी सजाएं होती हैं मैंने ये देखा है कि वो फुल डोज दे देते हैं और हाई कोर्ट के अंदर जाके 80 से 85% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बरी हो जाते हैं। 1 या 2% है जिनमें एक्सिक्यूट होती है सजा। अगर एक बंदा गुनाहगार नहीं है तो उसे नीचे बरी कर दीजिए। अगर कोई गवाह झूठा है, उस झूठे गवाह के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई करें, लेकिन उन अदालतों का क्या करना है जिन्होंने उस झूठी गवाही के ऊपर जो है वो सजा दी थी, ये कुछ नहीं है। और फिर यह कि गवाह को इज्जत नहीं दी जा रही। हमारे मुल्क के अंदर जो बेचारा गवाह है उसको हर तरह का प्रेशर सामना करना पड़ता है। बैरूनी ममालिक के अंदर तो वो बड़ा इज्जतदार है गवाह, उसको तो विटनेस बॉक्स के अंदर बिठा के उससे शहादत लेते हैं, हाथ में लेना शुरू हो गया। तो लोग कहते हैं जी हमने जाना ही नहीं। और अब जब जजा और सजा दोनों का पहलू जो है ना एक माशरे के अंदर होता है, जहां बेगुनाह को आपने छोड़ना है वहां सजावार को सजा भी तो देनी है। आजकल तो ऑलमोस्ट 100% एक्विटल है जी। सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया है को लोगों को जो वो छोड़ देते हैं। अब आप जब लोगों को छोड़ देते हैं इस तरह से तो फिर हौसला अफजाई होती है उन लोगों की कि ये है। फिर हमने कुछ अपनी जिम्मेदारियां माशरती तौर पे फैमिलियों ने भी पूरी करनी जो है ना वो छोड़ दी हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको जिस तरह लुक आफ्टर करना है वो हम कोई नहीं कर रहे। जो एक फैमिली यूनिट है वो टूट गया है, उसके हालात बड़े ख़राब हैं। फिर दूसरी बात है कि ये जो जुर्म करने वाला बंदा है ना उसके पीछे और कई पहलू हैं। अब तो आपने देखा ये प्रॉन मूवीज़ वगैरह बना के भी लोगों ने चलाई हैं, उसके साथ भी उन्होंने पैसे कमाए। फिर ये जो जदीद इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस हैं जैसे DNA, मेरी एक राय है कि हर बंदा जो एक दफ़ा किसी चीज़ के अंदर भी मुलजम के तौर पे जेल चला जाता है तो उसका DNA ले लेना चाहिए। आपका एक DNA का बैंक हुआ, फौरी तौर पे जो है ना उसके अंदर जो है तहकीकात कर सकते हैं। तो हम तो ये जो जदीद चीज़ें आई हुई हैं DNA वगैरह का भी कोर्ट के अंदर यूज़ ही नहीं करते। तो ये इक्विप करने की ज़रूरत है। हमें सिखाना है किसको, पहले इन्वेस्टिगेटर को, फिर प्रोसिक्यूटर को, डिफेंडर को, और जज की भी तरबियत होनी ज़रूरी है। दुनिया बदल गई, जदीद टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कोई नहीं कर रहे। ये सारी बातें जो हैं ये इस बात को फ़रोग दे रही हैं कि लोग जिस तरह के मर्जी जराइम में वो करते हैं, उनको कहते हैं जी एंड ऑफ द डे हमें सज़ा कोई नहीं होनी। और एक पहलू और बहुत बड़ा है, वो ये है कि राइट टू अटर्नी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर मर्डर केसेस वगैरह में गवर्नमेंट एक वकील देती भी है तो वो कोई इतना ज़्यादा काबिल वकील नहीं होता। और अब जो बंदा जितना बड़ा जुर्म करने वाला है वो उतना बड़ा वकील कर लेता है, तो वो फिर निटी ग्रिटी उसकी तलाश करता रहता है और उसको बचा के ले जाता है। क्योंकि जब बेनिफिट ऑफ द डाउट आप क्रिएट कर सकते हैं, शहादत के अंदर कोई झोल पैदा कर सकते हैं, आप बड़ा अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो लोग गवाहों को बिठा लेते हैं, हर जगह पे असरअंदाज होते हैं। यहाँ तो इवन जो फोरेंसिक्स हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट है या फायर आर्म्स वाले की रिपोर्ट है या केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, वो भी मैनेज हो जाती है। तो हमने तो हर जगह के ऊपर करप्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो अमल दखल है वो भी एक वजह बन रही है जराइम के बढ़ने की। बहुत शुक्रिया। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ज़फ़र इकबाल कल्याण नूरी साहब से हमने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की और एक टेक्निकल पॉइंट जो था उन्होंने रेज़ किया है कि इनको एग्जाम्पलरी जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी, ऐसी सजाएं दी जाएं कि प्रेसिडेंट सेट हो जाए, उसके बाद ऐसे जराइम के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। और इन्होंने बहुत सी पॉइंट्स दिए जिनकी वजह से जराइम बढ़ रहे हैं और बिलखसूस कत्ल के जराइम बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको रिजॉल्व कर लिया जाए तो मुआशरे में से जराइम की
जो शरह है उसको कम किया जाए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अलाने के बाद।